हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्च अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचईसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इसी तरह से मैं सारे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक मैं सारे के सारे चैप्टर्स इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। मैं आपको बताता चलूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे और कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे और आपको उसको किस तरह से लिखना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपका जो पहला ये चैप्टर है इसके अंदर आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें आप माइक्रो इकोनॉमिक का जो फीचर है वो वाला पार्ट आपको अच्छी तरह से करना है। फिर आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक का फीचर है वो भी आपको अच्छी तरह से करना है। अब उसके डेफिनेशंस और उसके मीनिंग ये दोनों चीजें भी आपको आनी चाहिए। आपको ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स अगर 4 मार्क के लिए पूछा जाता है तो आप 1 पेज 4 लाइन तक अपना आंसर लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आंसर किस तरह से लिखा जाएगा और क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए इससे रिलेटेड वीडियो मैंने लास्ट ईयर बनाया था, ये ईयर भी लेके आऊंगा। किसी को अगर वो वीडियो फॉलो करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो को जाके आप देख सकते हो। आपको उसके अंदर पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस तरह का आंसर शीट लिखना है ताकि एग्जामिनर आपका मार्क्स कट न कर पाए। इसके अंदर आपका थर्ड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, आप आसानी से उस चीज को कर लोगे। आपका माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर आपको ये 3 क्वेश्चन पे सिर्फ फोकस करना है, माइक्रो मैक्रो और उसके बीच में डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट है आपका सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस में आपको क्या क्या चीजें देखनी है। यूटिलिटी एनालिसिस में पहले तो आप फीचर कर लो यूटिलिटी की अच्छी तरह से, फीचर के बाद आपको टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी करना जरूरी हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूंगा कि हर साल या 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, एमयू और टीयू के बीच में वो होता क्या है, पहले वो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, उस रिलेशन को दिखाने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं और एक डायग्राम बनाते हैं। वो डायग्राम भी मैंने काफी अच्छी तरह से अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया, आई होप सभी लोग ने देखा होगा। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है। आप क्या करोगे, पहले एमयू के बारे में लिखोगे, फिर टीयू के बारे में लिखोगे, फिर उसके बाद एक टेबल बनाओगे, टेबल के अंदर आप यूनिट लिखते हो, फिर मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिक्रीज हो रही है और टोटल यूटिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है उसके बारे में लिखोगे, फिर टेबल को एक्सप्लेन करोगे, फिर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे, फिर उसके बाद जाके उसको भी एक्सप्लेन करोगे। तो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस पूरा 8 मार्क का होता है। 8 मार्क का क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा और बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो 3 से 4 क्वेश्चंस में से आपको उसमें से 2 क्वेश्चंस लिखने के लिए आएंगे 16 मार्क्स के लास्ट के क्वेश्चंस में। तो आई होप सभी लोगों ने पेपर पैटर्न का भी वीडियो देखा होगा, पेपर पैटर्न भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। तो माइंड में पूरी क्लैरिटी रख के अगर एग्जाम में आप जाते हो तो अच्छे स्कोर कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और उसके अजम्पशन और एक्सेप्शन जरूर पढ़ लेना डीएमयू के, वो भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 क्वेश्चन है आपके लिए। लॉ ऑफ डीएमयू है, कॉन्सेप्ट ऑफ एमयू एंड टीयू है, टाइप ऑफ यूटिलिटी और फीचर ऑफ यूटिलिटी हो जाते हैं। अगला आपका है चैप्टर नंबर 3 का ए पार्ट, जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको किसी भी तरह से करना है क्योंकि ये आपको 8 मार्क का पूछ सकते हैं इसके अंदर क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको डिमांड के बारे में लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, मीनिंग लिखना है। उसके बाद आप डेफिनेशन लिखोगे जो अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया है कि अदर थिंग बीइंग इक्वल वाला जो आपका डेफिनेशन है वो। उसके बाद टेबल आप बनाओगे, टेबल बनाने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोगे, उसके बाद उसके अगर एक्सेप्शन और अजम्पशन पूछे तो वो लिखोगे। इसमें का कॉन्सेप्ट किस तरह से आंसर लिखोगे, अगर आपको स्पेशली अजम्पशन पूछा हुआ है 4 मार्क का तो आपको अजम्पशन डिटेल में लिखने हैं। अगर बड़े क्वेश्चन के साथ अटैच करके पूछा हुआ है तो आप अजम्पशन पॉइंट वाइज में लिखना, क्योंकि यूको का पेपर लेंथी होता है। ऐसा ना करो कि आपको जो क्वेश्चंस के आंसर आते हैं आप उसको ज्यादा लंबा खींच के ले जा रहे हो और जो क्वेश्चंस का नहीं आते उसे बहुत छोटा लिख रहे हो। ऐसा मत करो, आप सारे के सारे आंसर्स के लेंथ जो है वो सेम रखो। आपका पेपर का प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा दिखेगा, आपको पूरा टाइम भी मिलेगा और एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने पढ़ाई की है। तो उसे बस वही बात दिखानी है कि आपने पढ़ाई की है। आगे आपका मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड, जो कि काफी इजी है, आपको सिर्फ टेबल्स में कुछ चेंजेस करने हैं और मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड के बारे में आसानी से कर लोगे। लास्ट है आपका चेंज इन डिमांड और वेरिएशन इन डिमांड।
इसके बारे में भी मैंने काफ़ी अच्छी तरह से आपको लिख के समझाया था कि क्या इसमें चेंजेस होते हैं, कब डिमांड चेंज होने के, कब प्राइस चेंज होने की वजह से चीज़ें चेंज होती है, कब अदर फैक्टर की वजह से चेंज होती है। वही है आपका चेंज और वेरिएशन, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आपका थर्ड भी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर आपका टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि जब उन्हें 5 टाइप वाला क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी, तो वो 3 टाइप वाला लिखते हैं, जब उन्हें 3 टाइप वाला पूछा जाता है तो 5 टाइप वाला लिखते हैं। तो इस चीज को काफी क्लियर रख लेना कि जब आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पूछे तो उसके अंदर इनकम, क्रॉस और प्राइस आता है। जब आपको टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पूछे तो जो 5 टाइप है आपका परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक, ये 5 टाइप आपका होता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख लेना, दोनों को अलग अलग पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से देख के देना। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन वो लोग हर साल कंपलसरी पूछते हैं, तो आपका ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद है आपका मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। आंसर काफी लेंथी है मगर आपको कर लेना है, काफी इजी है कि इसमें भी 3 टाइप है। कैसे आप ज्योमेट्रिक मेथड से आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हो, ऐसे अलग अलग मेथड है, तो आप उसे देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में वो चीज क्लियरली दी गई है। आगे आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस, सेम डिमांड के जैसे ये जाता है। इसमें भी आपको लॉ ऑफ सप्लाई करना है, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप इसमें आपको छूना चाहते हो तो लॉ ऑफ सप्लाई को छूना, वो आपको 8 मार्क का पूछ सकते हैं। उसके बाद उसका अजम्पशन और एक्सेप्शन कर लेना। हर एक लॉ के साथ उसका अजम्पशन और एक्सेप्शन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो चीज को आपको लीव नहीं करना है, वो चीज को आपको साथ में लेके चलना है। आगे मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड, चेंज और वेरिएशन, डिमांड की तरह सब चीज सेम है। नीचे रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है जो सप्लाई के केस में, वो अच्छी तरह से कर लेना, वो भी आपको एग्जाम में सप्लाई के और डिमांड के दोनों के रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के बीच में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप उसे कर सकते हो। वैसे भी आपको पेपर में ऑप्शंस काफी मिलेंगे, तो आप आसानी से चीजें कर लोगे। देखते हैं चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन और प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन आपका हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। आप फिगर देख सकते हैं, फिगर 5.2 में जो आपको टेबल और डायग्राम दिए गए हैं उसे आपको लीव नहीं करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियोस जाके देख लो, उसमें आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। उसके बाद आपको इम्परफेक्ट में सिर्फ 2 टाइप करना है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। ये 3 क्वेश्चन में से 100% आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और इसके बाद से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आई होप आप सभी लोगों ने इतने क्वेश्चंस रेडी करके रखे होंगे। आप पढ़ाई चालू कर दीजिए, टाइम नजदीक आ चुका है, आप लोगों का एग्जाम एसएससी के पहले होने वाला है, तो पढ़ाई करना जरूरी हो जाता है। इंडेक्स नंबर आपका नया चैप्टर है, इस बार के सिलेबस के अंदर इंडेक्स नंबर लास्ट ईयर तक नहीं था ये, तो इसलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ। इसके अंदर आपको फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर पूछ सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन फॉर इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो ये भी इसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये आपको जो थर्ड वाला है सिग्निफिकेंट वाला, ये आपको पहले पढ़ना है, फिर आपको फीचर पढ़ना है, फिर टाइप पढ़ना है, फिर उसके 2-3 सम्स कर लो जिसके अंदर सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, वेटेड इंडेक्स नंबर कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें आप कर लो। कुछ क्वेश्चन है आसान है, एकदम ईजी क्वेश्चन है, वो आसानी से आप कर लोगे। 7th आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में ऑब्वियसली डेफिनेशन और फीचर तो आपको करना ही होगा नेशनल इनकम का। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसमें 4 दिए हुए हैं कुछ, वो भी काफी इजी, आप आसानी से कर लोगे। आगे है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या क्या मेथड है, बेसिकली 3 मेथड है, तीनों के तीनों मेथड को आपको करना है। हाँ लेंदी है मगर ईजी भी है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को पूरा फॉलो किया होगा अच्छे से और आराम से सुना होगा बैठ के टेक्स्ट बुक लेके, तो आपको समझ में आया होगा। अब भी देर नहीं हुई है, आप जाके देख सकते हो वीडियोस को और आप आसानी से वो कर सकते हो। इको के पूरे प्लेलिस्ट में इसके अंदर इस वीडियो के आई बेल आइकॉन पर डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। आई आइकॉन जो ऊपर आपको दिख रहा होगा उस पर आ जाएगा। चैप्टर नंबर 8 है आपका पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, इसमें आपको फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस करने और डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस, ये 2 क्वेश्चंस हो गए। फिर पब्लिक रेवेन्यू के बारे में देख लेना कि टैक्स से कैसे गवर्नमेंट पैसा कमाती है, नॉन टैक्स से गवर्नमेंट कैसे पैसा कमाती है, इन सब के बारे में भी देख लेना। तो बेसिकली आपको जितना इसके ऊपर लिखा है इतना ही उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से करना है। ये आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, तो आप आसानी से इसे फॉलो कर सकते हो। 9th चैप्टर है आपका मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट।
ये आपका थोड़ा सा लेंथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ लीव नहीं कर सकते, नया नया चैप्टर है तो इसमें से ज़्यादा वो लोग पूछने के चांसेस हैं। तो आपका मनी मार्केट, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक, इससे पहले टिक कर लेना, ये लास्ट ईयर तक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये साल भी मुझे लगता है कि आपको ये पूछ सकता है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, इसको एक बार के लिए आप रिजर्व बैंक के बाद पढ़ लेना। उसके बाद आपका रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, दोनों भी क्वेश्चन आपका 4-4 पॉइंट होगा। आई होप आपने देखा होगा एक बार टेक्स्ट बुक को, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ये भी आपको कर लेना है। 10th है आपका फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। फॉरेन ट्रेड के अंदर आपका मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसे देखना है। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, इसे आप टिक मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। फिर ट्रेंड इन इंडियन फॉरेन ट्रेड, 2021 से कैसा ट्रेंड रहा है, किस तरह से आपका फॉरेन ट्रेड बदला है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंट ट्रेंड इन एक्सपोर्ट, तो बेसिकली इसके अंदर पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका पहले करना है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ कर लेना। ये आप प्रेफरेंस देके पढ़ोगे, क्योंकि प्रेफरेंस देके पढ़ोगे तो आपको जितना हो जाए उतना अच्छा है, जितना ना हो वो चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक इंपॉर्टेंट ये रहना चाहिए कि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका पेपर लीव नहीं हो रहा है, आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं आया। आप सारी चीज़ें अटेंड कर लोगे एकदम इजीली और आसानी से अच्छे स्कोर करके लेके जाओगे। अब बात क्या होती है कि अगर आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, क्या आपको मार्क्स आ जाएगा? नहीं, आपको कहीं ना कहीं अपने राइटिंग स्किल पे ध्यान देना है, अपने पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, आपको अपने आंसर का लेंथ देखना है, आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं लास्ट ईयर लेके आया था, ये ईयर वापस लेके आऊँगा कि आपको किस तरह का आंसर लिखना है। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इको का पेपर अटेंड करते वक्त आप देखोगे कि कौन से क्वेश्चन को कितने टाइम देने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ स्ट्रैटेजी मैंने बना के बच्चों को दी थी, जिन्होंने इसे फॉलो किया और 3 बच्चों के 85, एक बच्चों के 89 और एक बच्चों के 93 मार्क्स आए हैं। तो ओवरऑल मैं ऐसा मानता हूं कि जो स्ट्रेटजी फॉलो करोगे आप, ये वाली जो मैंने आपको बताई है, तो एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। तो अभी के इस पर्टिकुलर वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में मैं एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ओसी के लिए, एसपी के लिए और अकाउंट के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।